Hello students, welcome back to Exam Mystery State PSC YouTube channel. I am Juhi Goyal and we are starting with the part number 3rd of the PYQ series. So इस सीरीज में जैसे कि आपको पता है वी आर डिस्कसिंग इन्वायरमेंट एंड उसके जितने भी PYQs है हमने उन्हें डिस्कस किया। तो उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके UPPSC वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो हम उन क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ में बाकी भी जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको लेंगे। तो प्लीज़ आप जुड़े गए इस सेशन में। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने 2-3 चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज कोज्ड बाय। देखिए जो क्लाइमेट चेंज होता है वो किस वजह से होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे। तो देखिए जस्ट वेट, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ में। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो क्लाइमेट चेंज होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज इज कोज्ड बाय, आपके सामने 4 रीजंस हैं। इनमें से कौन सा सही है, सभी सही है या कोई एक ऑप्शन सही है। देखिए क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट में बदलाव। और क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो क्लाइमेट होता है ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब इसको लगभग 25 से 30 लगभग इतने साल लग जाते हैं बदलने में, ठीक है। इतने समय में क्लाइमेट चेंज होता है। और जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके होने के कई रीजंस आर देयर कि उसमें क्या होता है। एक तो जैसे अब आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, जो आपका ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। तो उस वजह से जो तापमान है, तापमान वो स्टेबल नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। तो ओजोन लेयर जो होती है वो ख़त्म हो गई है, डिप्लीट हो गई है। मतलब ओजोन लेयर क्या बेसिकली जो रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, बट क्योंकि अब डिप्लीट हो गई ओजोन लेयर तो वो और ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा उससे, और उस वजह से भी क्या क्लाइमेट चेंज है। और पोल्यूशन तो सबसे बड़ा कारण अपने आप में है ही। तो ऐसे करके ऑल रीजंस आर वैलिड, ठीक है। सभी के सभी रीजंस क्या हो चुके हैं यहाँ पे, वैलिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अब आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मेन रीजन क्लाइमेट चेंज का। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक जैसे ही आपके सामने है। ये झारखंड के 2013 में आया, उसी साल में UPPCS में आया। तो ऐसे भी आपको सहायक होते हैं PYQs, ठीक है। चलिए, कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है पिछले सालों के मुकाबले, तो लगभग ये हो चुका है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो कि होता है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर जब नदियों का पानी का बढ़ जाए तो ये नहीं होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउसेज गैसेस की वजह से बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर, तापमान है वो बढ़ गया, डिक्रीज। अगर ऐसा होता तो फिर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी बात थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में इंक्रीज इन सी वाटर। देखिए खाली एक सी वाटर टेम्परेचर बढ़ने से नहीं होता है, वो हर एक अक्रॉस द ग्लोब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या, आप देखिए ये क्वेश्चन वापस आ चुका है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है जिस वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है। फिर आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इधर हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं आपका, एक तो एसिड रेन। देखिए एसिड रेन क्या होती है, आपका सोक्स नोक्स, ठीक है, नाइट्रोजन वाला और सल्फर वाला, ये दोनों मिलके क्या एसिड रेन बनाते हैं। और एसिड रेन की वजह से आपको पता ही होगा जो ताजमहल है, ठीक है, वो क्या येलो हो गया, येलोइश। और इस वजह से आपको पता होगा कि हम उसे क्या बोलते हैं, मार्बल लेप्रेसी, मतलब क्योंकि बेसिकली जो ताजमहल है मार्बल का बना हुआ है, और वो जो है वो ऐसे उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए, कहीं पे एल्गी बन गया है, ठीक है, एल्गी आ गई है उस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रेसी, ठीक है, मार्बल लेप्रेसी। और या फिर मार्बल कैंसर भी उसे बोला जाता है, मतलब एज अ कैंसर उसको वो एक दिखाना चाहते हैं कि कितनी सिचुएशन में ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम प्लांटेशन से सुटेबल टेम्परेचर लेना चाहते हैं, या ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से, या बाय विच बैरन माउंटेन चेंजेस इनटू द ग्रीन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन विच डीप वाटर सीम्स ग्रीन, नो,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो इंफ्रारेड जो रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से वो क्या है, हीट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है सबसे पहले, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या 6 गैसेस आती हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच कमिट्स टू रिड्यूस द एमिशंस। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है, ओजोन से। ठीक है, आपका जो ये है स्टॉकहोम, ये किससे रिलेटेड है, पीओपी से। पीओपी क्या होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जिससे कि पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका क्या आ गया यहाँ पे, कार्टाजीना, ये तो बायो सेफ्टी। अभी हमने जो पार्ट नंबर 2 था उसमें भी हमने देखा था कि जो एलएमओज होते हैं, एलएमओज उससे कैसे इफेक्ट होता है वो। ठीक है, ओके। एंड फिर उसके बाद में अपना अगला आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे होता है, क्लाइमेट चेंज। अभी अपन ने वहाँ पे देखा था क्लाइमेट चेंज, और ये यहाँ पे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, इसका ईयर ओके ये है 2019 और ये क्वेश्चन है 2014। ठीक है, तो जब आपको वहाँ पे पता लग गया क्लाइमेट चेंज तो ये यहाँ पे मुश्किल नहीं था। और ये तो बहुत रिसेंट है, लाइक अब से 6 साल पहले आया था ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए आपको चीज़ें समझ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ना चीज़ें क्विक हो, थोड़ी सी क्लिक हो आपके लिए। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए फिर उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, अभी हमने पीछे क्या देखा था, क्लाइमेट चेंज। अच्छा वेटलैंड वाला कौन सा था बताइए, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में ओजोन वाला, ओजोन वाला किससे था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, ओके। और अभी हमने स्टॉकहोम देखा था, जो स्टॉकहोम वाला वो किससे रिलेटेड था, पीओपी से। एक और आपको पता होगा बेसल कन्वेंशन होता है, और बेसल कन्वेंशन किससे होता है, हैजार्डस वेस्ट से। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री जो हम वेस्ट लाइक नो, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया ने ईरान कोई वेस्ट डिकम्पोज होने के लिए डाला है तो उसे बोलते हैं हम ट्रांस बाउंड्री वेस्ट, और जो कि किस में आएगा, बेसल कन्वेंशन में। ठीक है, वेटलैंड कन्वेंशन वाला जो है, वेटलैंड वाला वो कौन सा हो जाएगा आपका, रामसर हो जाएगा। ओजोन वाला कौन सा हो जाएगा, मॉन्ट्रियल हो जाएगा। और बेसल वेस्ट वाला हो जाएगा स्टॉकहोम, पीओपी वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमने रिवीजन अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है किस वजह से होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेन जो आपका कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस का वो कौन सा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2 ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये हमें पता है। ये फिर आ गया, देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस 21। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और कौन सा ग्रुप है जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, ठीक है, तो CO2 और मीथेन। उसमें भी क्या होता है ना, जैसे ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल, वार्मिंग पोटेंशियल निकलता है। ठीक है, कि मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस की पोटेंशियल ज़्यादा है हीट करने की। ठीक है, देखिए अभी जो मैं आपको बता रही थी ये वही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम वैसे बात करें कि ऑर्डर की डिक्रीज होते हुए, मतलब कि कम हो गया, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपका आता है मीथेन, देन नाइट्रोजन, एंड देन आपका आ जाता है CFC। ठीक है, CMNC, कार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, CFC। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, CO2 का।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो ठीक है, बट ये दोनों का इतना खास नहीं है। फिर ये इधर इथेन, ये ठीक है, मीथेन, ये CFC अब अभी देखी थी अपनों ने, ये ठीक है, वाटर वेपर भी होती है, ये इधर ये मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड का इधर रोल कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन कई बार क्या है, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलना चाहता है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग सब्सटेंस है जो कि डजंट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो मीथेन पढ़ा अभी अपनों ने, ये भी सल्फर नहीं होता, और सल्फर का रोल मेन किस में, एसिड रेन में। ठीक है, ऑलराइट। कौन सी नेचुरली नहीं मिलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, बाकी सभी नेचुरली एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं अभी पढ़ा अपनों ने पीछे, सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सी नहीं है, वापस आ गया, नाइट्रोजन हो जाएगा इधर, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। मीथेन CH4 हो गया, ये आपका CO2 हो गया। एक बार वो जो लाइक नो जो अभी पीछे ऑर्डर देखा था वो क्या था, CO2, फिर मीथेन हो जाएगा आपका CH4, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, कौन से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ये देखिए अभी जो अपनों ने पीछे क्वेश्चंस देखे हैं कि कौन सी जो है वो नहीं है ग्रीन हाउस गैस। मीथेन थी, ये थी, ये थी, ये नहीं। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं अपने थोड़ा डिटेल्ड वे में, सो दैट हमारा थोड़ा एनालिटिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हुआ है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग व्हाट हैज हैपेंड सो फार? ग्लोबल कम्युनिकेशन, इसका क्या लेना देना है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो जो लाइक नो हीट हो गई है, हीट होने की वजह से जो ग्लेशियर्स थे, जो आइसी थे, वो क्या मेल्ट हो गए हैं, तो वाटर लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुके हैं। ठीक, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर सही बात है। फ्लावरिंग जो है मैंगो ट्रीज की वो समय से पहले होने लगी, एग्जैक्टली वो थोड़े ना मतलब राइप भी थोड़ा टाइम से पहले ही हो जाते हैं। ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक नो अटैक आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से डाइजेशन, लाइक ओवर डाइजेशन फिर फास्टली हो जाएगा, तो उससे भी क्या है थोड़ा जो न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन बॉडी को चाहिए वो उसमें नहीं रह पाते, तो वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखिए, कंडीशंस इंडिकेट करती है इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए इसका और इसका ये ऑप्शन सेम है। ठीक है, राइज इन सी लेवल, वो बात एक ही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो सी लेवल ये तो हो गई, ये भी होगा। चेंज इन वेदर कंडीशन क्यों नहीं, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस की वजह से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अगेन सेम। स्प्रेड ऑफ डिसीज कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए अपने देखते हैं ना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है, और इस वजह से क्या वहाँ पे जो वाटर है वो क्या लो हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इस वजह से क्या मलेरिया डेंगू के जो मच्छर एंड ऑल होते हैं तो वो क्या बढ़ जाते हैं, और इससे क्या है डिसीज हो जाएगी। ठीक, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फाइन,
उसके बाद में the apprehension of global warming is aggravated by increased concentration in the atmosphere of carbon dioxide. ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। मीथेन का देखिए सबसे बड़ा सोर्स होता है पैडी कल्टीवेशन, मतलब राइस। ठीक है, चलिए राइस फील्ड्स, कोल माइनिंग, वेटलैंड, डोमेस्टिक। देखिए एक बात है, अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि ना वेटलैंड से मीथेन नहीं निकलता, दो सबसे ज्यादा इसी से निकलता है, पर मान लीजिए मैंने आपको ऐसा बोला, तो देखिए मतलब क्या होता है ना, कई चीजें हमने जाके देखी नहीं होती कि निकलती है नहीं निकलती है। मान लीजिए उससे हल्की से इतनी गैसेस निकलती है, मान लो मीथेन का 0.001% भी निकल गया, तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी नो कि ये भी निकल सकता है, और अगर ये निकल गया तो आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। मतलब द थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन हेयर इज कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल लाइक नो कहीं पे कोल बर्निंग हुआ है और आपको 5-6 गैसेस दे दे ये निकलती है क्या, तो मान लो कि हाँ निकलती होगी, मतलब यू नेवर नो, कोई 1% में निकल गई तो वो निकली हुई काउंट होगी, मतलब निकल तो गई ना उससे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको इसलिए बताई है, कई बार लाइक नो हम इसे बहुत ही लाइटली और हल्का ले लेते हैं, एंड देन वी थिंक कि ना मतलब कई बार ज़्यादा स्मार्टनेस भी जो होती है वो खतरनाक होती है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि उसके अंदर जो गैस है वो कोई भी निकल सकती है, तो उसको आपको ऐसे नहीं लेना है कि हाँ ये नहीं निकलती होगी, मतलब जनरलिस्ट वे में रहना होता है थोड़ा। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल इन सबसे क्या मीथेन निकलती है, तो आंसर क्या ऑल हो जाएगा। पैडी फील्ड से निकलती है, अभी हमने देखा कौन सी थी, मीथेन, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4। ठीक, इंपॉर्टेंट है। पैडी फील्ड, फिर मीथेन वहां से पैडी फील्ड से भी निकल जाती है, टर्मिट हुए से भी निकल जाती है। ठीक है, और इधर चलिए देखिए मैं ऐसा ही कुछ अभी आपको पीछे समझाना चाहती थी, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बर्निंग ऑफ द बायोमास। ठीक है, अब इससे कौन कौन सी गैस निकलती है, आपके सामने 4 गैसेस इन्होंने लिस्ट कर दी, देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये आपके सामने है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये तो होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल came into force in year 2005. Kyoto Protocol deal with reducing all greenhouse gas emissions. Carbon dioxide is a 5 times more effective as a greenhouse gas than methane. ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अडॉप्ट किया था। क्योटो जो है वो सिटी कहाँ पे है, जापान में। क्योटो कहाँ है, जापान में। ठीक है, तो फर्स्ट में कब आया, 2005, ये बात सही है। सेकंड अभी हम पीछे पढ़ के ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में जो मीथेन है ना, मीथेन इज मोर हार्मफुल। ठीक है, मतलब इफेक्टिव है मीथेन ज्यादा एंड नॉट CO2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीडियम हमने अभी देखा भी था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पीछे, तो है तो ये क्योटो का ही पार्ट, बट आपको इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योटो तक ठीक है, यू कैन लिमिट योरसेल्फ। चलिए ये थोड़ा सा देख सकते हैं हम। अब देखिए, Annex 1 countries certified emission reduction CDM,
ये जो मैकेनिज्म्स हैं तीनों, ये किस किस प्रोटोकॉल में देखे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये। तो देखिए एनेक्स 1 सर्टिफाइड और ये सब, देखिए ये भी इसका है, अच्छा एनेक्स 1 भी तो इसका है उससे देखिए तीनों ही इसके हैं, किसके हैं, एनेक्स के हैं, सॉरी क्योटो के हैं, सब कुछ क्योटो से रिलेटेड है, इसका तो एलएमओ होता तो भी, और ये वो कार्टाजीना और वही बायोसेफ्टी एंड ऑल, ठीक है, तो ये दोनों ये उससे रिलेटेड है, और ये तीनों ही क्योटो से रिलेटेड है, तो इसका आंसर तो मतलब 3 ओनली हो जाएगा। आया समझ? अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए अब, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओके वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन फिलहाल उस पे है, पोटेंशियल साइज। देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन है एटमॉस्फेयर में, तो हमने उसको क्या किया, लिख लो, इंजेक्ट कर लिया, ठीक है, पहले इंजेक्ट किया और फिर इजेक्ट कर दिया, तो यानी उसको कहीं पे हमने स्टोर कर दिया, कार्बन को सिक्वेस्टर कर दिया, मतलब एक तरफ उसको इकट्ठा कर लिया। तो उससे क्या किया जा सकता है कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है क्या, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे हम देखते हैं ब्लू कार्बन होता है, तो ब्लू कार्बन में हमने क्या देखा था कि जो आपके वाटर लैंड्स और कोस्टल लैंड्स है, पानी एक्वेटिक, उस सिस्टम में हो गया, ठीक है, और फिर हमने ग्रीन कार्बन देखा था, ग्रीन कार्बन में हमने क्या देखा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उसमें जो स्टोर होता है, ठीक है। तो कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए हमें कुछ साइट्स चाहिए होती है जहाँ पे हम कर सकें। तो देखिए जैसे कोल सीम, तो मतलब मान लेते हैं कि ये एक कोयले की खान थी, ये कोयला है, इसमें ये सारा कोयला बाहर निकाल लिया, अब ये खान क्या हो चुकी है, मतलब माइन क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब इधर क्या है, कार्बन को सिक्योर कर दो या स्टोर कर दो, ठीक है, तो पहला तो हो गया सही। कोई एक फील्ड थी, अगेन उसमें ऑयल और गैस था, अब नहीं है, तो ये भी यूज हो, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे जगह है वहां पे हम डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। मतलब कई क्या होती है, जैसे कंपनी ए और कंपनी बी है, जो कंपनी ए है और बी है, इन पे एक लिमिट होती है कि आप इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए जैसे कंपनी ए है वो बहुत ही लाइक नो छोटी कंपनी है, नासेंट स्टेज में, और बी बहुत ही हाईटेक प्रोफाइल की कंपनी है। तो अब इसके जो एमिशन है ये जल्दी फील हो गए, मान लो दोनों को 1000 एमिशन दिए थे, इसके फील हो गए, और इसके अभी मान लेते हैं 200 ही एमिशन हुए, तो इसके पास कितने एमिशन पड़े हैं, 800 पड़े हैं, और इसके फुल हो चुके हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि इससे खरीद सकते हैं, यानी जो आपकी जगह जो आपको मिली हुई थी या जो भी है, मतलब बेसिकली कि हम आपके 800 एमिशन हम खरीद लेंगे, ठीक है, तो सारे तो नहीं, लेकिन चलो कुछ एमिशंस वो ले सकते हैं, तो उससे क्या फिर उनके पास एक आज़ादी आ जाती है और एमिशंस को लाइक नो बनाने की, ठीक है। चलिए बायोकार्बन किसका है, वर्ल्ड बैंक है, ये यूपीएससी 15 में हुआ है। ओके चलिए, terrestrial biosphere tends toward a net carbon source, widespread coal mortality, all the global wetland will permanently disappear, गायब भी हो जाएंगे, cultivation of soils will not be possible anywhere in the world, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस है, बट इन एनी केस मान लो अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, तो ये जो आपको दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में लाइक नो ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इनमें से क्या क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है, तो ठीक है। तो देखिए टेरेस्ट्रियल जो बायोस्फीयर है बैंड टुवर्ड नेट कार्बन सोर्स, मतलब वो नेट कार्बन को इकट्ठा करने में रह जाएगा, तो पहला सही है। वाइड स्प्रेड कॉरल मॉर्टेलिटी, मतलब जो कॉरल रीफ है वो या तो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, ब्लीच हो जाएगा, ठीक है, कलर पेल हो जाएगा, तो ये भी बात सही है। कल बताया था मैंने आपको वो एक लिमिट तक टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, या सब चीज़ों को एक लिमिट तक सह सकता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो सहता गए, ठीक है। ऑल द ग्लोबल, देखिए अब एक होता है कोई पॉइंट होना और एक होता है उसका बहुत ही एक्सट्रीम होना,
तो वो ठीक है, मान लेते कि डिसअपियर हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ा कि पूरा वेटलैंड, पूरे विश्व के वेटलैंड ही गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब ग्रेजुअली होगा, परमानेंटली एक साथ नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल कहीं पे भी नहीं होगा। देखिए यूपीएससी में ना एक खेल होता है एलिमिनेशन वाला, जो हम सीख चुके हैं, बट अब एक और गेम जो होता है वो होता है एक्सट्रीम का। मतलब आपको इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन दी जाएगी क्वेश्चन में कि एकदम से ही सब खत्म हो जाएगा, एकदम से ही सब बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ एक ग्रेजुअल प्रोसेस में चलती है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी क्या ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 to B ओनली। एक हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन जो है ओशन के वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है जू प्लैंक्टन, एक होता है फाइटो। जू प्लैंक्टन में तो क्या होता है, सारा फोना आ जाता है, मतलब एनिमल और स्पीशीज आ जाती है। फाइटोप्लैंक्टन में प्लांट, एपीफाइट्स टाइप सॉर्ट ऑफ जो छोटे छोटे होस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं उसमें, ये सब। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर ये डिसअपियर हो गए क्या फाइटोप्लैंक्टन, छोटे पौधे, तो क्या होगा, ओशन जो है कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। देखिए ये तो बात सही है ना, मतलब ब्लू कार्बन जो पानी के अंदर स्टोर होता है, तो पानी के अंदर भी तो पौधे होते हैं, तो उसमें भी तो स्टोर होगा, तो पहला तो सही है। फूड चेन जो है वो अफेक्ट होगी। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हमने डायटम, क्रिस्टेशियन और हैविंग वाली देखी थी। अब जब ये ही नहीं है पेड़ पौधों पे फीड करने वाला, तो फिर ये क्रिस्टेशियन पानी में रह के क्या करेगा, हो सकता है समय से पहले खुद ही मर जाए, मतलब हैविंग इस पे फीड करता है, इससे पहले ये दुनिया ही छोड़ गया। तो सेकंड भी क्या सही, डेंसिटी जो है ओशन वाटर की वो ड्रास्टिकली एकदम से कम हो जाएगी। डेंसिटी क्यों हो जाएगी, डेंसिटी पे ऐसे कैसे इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि वो खत्म ही हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो एकदम से नहीं इम्पैक्ट होगी। जैसे ये क्वेश्चन एक है 29, ऐसा एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि जो क्रायोस्फेयर होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट सीसी क्लाइमेट चेंज पे क्या होता है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि क्रायोजेनिक जो इंडिकेटर है, क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो देखिए क्रायोजेनिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर किसका होता है, जैसे अपना आइस हो गया, आइसी होता है, तो आइस कॉर, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंडिकेटर हमें किससे मिलता है, आइस से। ये NaPCC इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। जो NaPCC है, ठीक है, ये 2008 में आया था, ये आप याद रखिएगा। और फिर इसके अंदर आगे 8 मिशन होते हैं, जैसे नेशनल वाटर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, NaPCC, NaPCC। ये देखिए अभी जो मैं आपको कह रही थी ना NaPCC, ये वही वाला है कि इसके अंदर 8 एक्शन प्लान के अंदर कौन से वाला प्लान नहीं है। तो एनर्जी ये सब है, ये एटॉमिक एनर्जी जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स देखिए क्या कहा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, मीथेन हाइड्रेट। पहली बात है मीथेन हाइड्रेट क्या होते हैं, मीथेन गैस के आईसी फॉर्मेट में कुछ हाइड्रेट्स वो होते हैं क्या आपके मीथेन हाइड्रेट्स। अब देखिए जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, चाइना के आसपास, ऊपर अपना जो आर्कटिक सी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन हाइड्रेट। देखिए एक बात है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोबल जो है मतलब जब आपका पूरा लाइक नो ग्लोब है वही हीट हो चुका है,
तो जितने भी हाइड्रेट्स मतलब आइसी फॉर्म की चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो मेल्ट होएगी जो उसमें था, मतलब अगर वाटर था तो वाटर फॉर्म में हो जाएगा, गैस होगी तो वो क्या है, रिलीज हो जाएगी स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या मीथेन गैस के जो लाइक नो वो हाइड्रेट्स निकलने लगेंगे, सही बात। लार्ज डिपॉजिट जो मीथेन हाइड्रेट की वो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मीथेन जो एटमॉस्फेयर में वो क्या है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही। और मीथेन का अभी हमने जो सोर्सेज थे डिस्कस किए थे कि कौन सा सबसे ज़्यादा सोर्सेज है, तो वो कौन सा है, पैडी फील्ड्स, ठीक है। चलिए, हमारा वो भी चैप्टर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में भी देख लेते हैं। ओजोन लेयर के बारे में जैसे एक दो पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर को जो मेजर करने की यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉप्सन, ठीक है। और ये क्या स्ट्रेटो में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। वो क्या होती है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या, डॉप्सन, स्ट्रेटोस्फीयर। और फिर इससे बनते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पीएससी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या, O3, फिर आपके इधर आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर पीएससी क्लाउड्स। चलिए, ठीक ठीक, चलिए आइए। सबसे पहला क्वेश्चन, जहाँ पे ओजोन लेयर मिलती है, अभी मैंने बताया क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर होती है, मेसोस्फेयर में जो वो होती है, जैसे इसके बाद में थर्ड नंबर पे होती है, ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे होती है, ठीक है। प्लेन्स व्लेन्स, एंड देन आइसफेयर में क्या होता है, हीलियम होता है। लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, अभी बताया मैंने आपको, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा सही नहीं है इसको लेके, तो देखिए सबसे पहले ये बात बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे एक ग्रीन हाउस गैस पड़ा था ना, सबसे पहले क्या, CO2, फिर CH4, फिर CFC, इसके बीच में ना वो नाइट, ठीक है, वो भी आ जाएगा। चलिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ओजोन कहाँ पे है, बस यही क्वेश्चन है बार बार। CFC का और इसका तो पता ही आपको, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। चलिए, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव। ओजोन लेयर जो है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रावायलेट को। ओजोन लेयर का होती है स्ट्रेटोस्फीयर। अल्ट्रावायलेट से कौन सा हो सकता है आपको, स्किन कैंसर होता है। और जो ओजोन है प्रोटेक्ट करती है बायोस्फीयर को, किससे, आपके अल्ट्रावायलेट रेज से। एक ये देख लेना, ठीक है, ओजोन डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर, ठीक है। भूल मत जाना, भूलना नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर अगेन 16 सितंबर। ओजोन लेयर जो होती है वो किसका एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट को। वर्ल्ड का ओजोन डे 16 सितंबर। ओजोन होल किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। डिक्रीमेंट हो गया ओजोन लेयर का किस वजह से, अगेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। किसकी वजह से डिप्लीशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। डिप्लीशन, CFC। फॉर्मेशन होगा ओजोन होल का सबसे मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका पे सबसे बड़ा होल होता जा रहा है, ठीक है। पोल्यूटेंट जिसकी वजह से डैमेज होता है ओजोन लेयर को, वो क्या है, फिर CFC। मतलब देखिए रिपीट हो गए, मॉन्ट्रियल वाला ओजोन देख ही लिया आपने, ठीक है। चलिए, बस आप थोड़ी नज़र मारते चलिए साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिए ये चीज़ें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए काम के नहीं है।
ओजोन डिप्लीटिंग के लिए कौन सा है? मॉन्ट्रियल अभी देखा हमने, नागोया, क्योटो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपका एक और चैप्टर हो चुका है। ओके थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, इजी है मतलब, ठीक है। देखिए सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, कहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर आपके कहाँ मिलते हैं, जैसे अगर ये इंडिया है तो इंडिया में ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। और वेस्टर्न घाट के बाद में ये होता है अंडमान निकोबार, और फिर ये होता है नॉर्थ ईस्ट। अब जो ये वाली साइड है यहाँ पे क्या मिलते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसकी क्या क्या लोकेशन है। तो अगर आप मैप से करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश तो क्योंकि हम हमेशा ये वाला पार्ट टिक करते हैं, नॉर्थ ईस्ट तो हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा, हिमाचल कैसे हो जाएगा, या एल्पाइन के पास वाला इलाका है यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 वाला ऑप्शन ढूंढिए। ओके ये चलिए देखिए, तो क्या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ये हमने देख लिया। चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन करना आप मैप से, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा थोड़ा। कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ पे है, मतलब देखिए अब अगेन इस पे आप ना मैप बना के अब हम एक एक ऑप्शन को देखते चलते। देखिए सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, मतलब यहाँ पे था क्या, नहीं। ईस्टर्न घाट, यानी ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये यहाँ पे पढ़ा क्या हमने, नहीं। अरे रेनफॉल तो है नहीं तो कहाँ से हो जाएगा ऐसे ही, ये तो खेतों में पेड़ उगवा दे, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे बिल्कुल नहीं, तो क्या बचा, वेस्टर्न घाट, ये तो पढ़ा है भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए कि आपको ना लगे मैंने चीटिंग की है ठीक है, इसलिए मैपिंग की है आपके लिए ताकि आप समझ जाएं, फिर क्या मुश्किल नहीं लगता है, एक बार लगेगा। हम भी आपकी जगह थे तो हमें भी लगा था, हाँ, बट फिर वही बात है, ठीक है, वी आर हियर टू सॉल्व। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल, अब देखिए इक्वेटोरियल वाले भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया ऑलरेडी। अब आपको लगेगा कितना कि चीज़ें रिपीट हो गई, क्यों, क्योंकि अब आपने सब कर लिया। टेम्परेचर बढ़ गया, रेनफॉल बढ़ गई, एपीफाइट होते हैं जो होस्ट पे फीड करते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी इकट्ठा करना, ठीक है, फिर उसका कुछ करना लाइक सॉर्ट। तो लंबरिंग क्या नहीं हो पाता क्योंकि पानी इतना होता है, चलोगे कैसे, खिंच खिंच में चलोगे, ठीक है, तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ टोल, सही बात। ट्रीज, यस, क्राउन का मतलब पेड़ ऐसे होते हैं, मतलब लिटरली, तो मैं और कहीं क्राउन की फीलिंग आए ना यहाँ तो आई जाएगी, ऐसे समझ गए, देखो मतलब ऐसे झाड़ बन जाते हैं टोटल, फाइन, आया समझ। तो पहला तो सही, को एग्जिस्टेंट लार्ज नंबर, अरे भाई फ्लोरा फोना सॉलिड वाला होता है यहाँ पे, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी एपीफाइट तो मैंने अभी पढ़ाया ही आपको, ठीक है, आया समझ। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये रिपोर्ट जो है ये पुरानी है, जब हम नए वाले क्वेश्चंस पे लाइक ना रिपोर्ट देखेंगे ये तब देखेंगे, तो अभी इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सभी स्पेसिफिक आ गए हैं थोड़े से क्वेश्चंस, तो इसके लिए हमें स्किप करने होंगे। ये सारे IFSR रिपोर्ट पे हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है, एक ये भी देख लेते हैं। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, सबसे पहले मैपिंग की आदत डाल लो आप, यहाँ पे थे मैंग्रोव, जिसको क्या बोलते हैं, सुंदरी। कोई गाना याद आया क्या इससे? ओके देखिए चलिए, IFSR तो सीक्वेंस ऑफ मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है कवर्ड है, तो सबसे पहले कहा है बंगाल में सबसे ज्यादा सुंदरीज, और फिर गुजरात, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये सीक्वेंस भी क्या याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अच्छा ऑप्शन ही नहीं दिया बंगाल का, तो चलो ठीक है, तो बंगाल तो क्या हो जाता, फर्स्ट हो जाता। इन्होंने पूछा है क्या, सेकंड, तो सेकंड कौन सा, गुजरात, ठीक है, डन। चले एक ये क्वेश्चन भी देखेंगे अब हम। कहाँ पे मैंग्रोव मिलेगा, एवरग्रीन मिलेगा, और क्या, अच्छा डेजर्ट, सभी मिल जाएगा। अच्छा चलो देखो, एवरग्रीन अंडमान निकोबार आइलैंड, सौराष्ट्र, बंगाल और ये आंध्र। देखो सबसे पहले तो अगर आप लोगे ना कौन सा, ये वाला, तो इधर एवरग्रीन नहीं मिलेगा,
आई ना बात समझ, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे तुम्हें सुंदरबन जैसे कुछ मैंग्रोव मिल जाएंगे, तो ये तो गया। बंगाल के अंदर एवरग्रीन नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर एवरग्रीन नहीं मिलेगा, सुंदरीज भी ज्यादा खास नहीं मिलेंगे, मतलब सुंदरबन, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड एक ऐसा इलाका है ये वाला जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव होंगे ना थोड़े बहुत, तो वो यहाँ भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ मिलते ही है, वी नो दैट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इंडिया में, वो कहाँ पे होता है ज्यादातर? सुंदरबन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरी। कौन सा फेमस है मैंग्रोव के लिए? सुंदरबंस। कहाँ पे मैंग्रोव रीजन है? गोवा के पास में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया? 72। फिर कब आया? 72। फिर ईपीए, ईपीए कब आया था? 1986। साइट्स कब आया था? 73, ठीक है। ये याद होना चाहिए। चलें, ये आपके सामने आ चुका है, ये देखिए, WPA 72, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका हो जाएगा 2002, प्रोजेक्ट ये तो सब ऑलरेडी मैच्ड ही है, ठीक है। ओके, चलो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है देहरादून, एफआरआई, और यही वो निकालता है आपका क्या? फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, IFSR। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980। एफआरआई का है देहरादून। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 73 में आया था ना, देखो ऑप्शन ही नहीं। एक तो ये सबसे बढ़िया बात है इनकी, ऑप्शन ही नहीं होता सही वाला, तो बताओ भविष्य बच्चे का डूबेगा, इन्हें क्या, ठीक है। 72, 73 में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, इसी में क्या आया था? साइट्स आया था। 1986 में क्या आया था? ईपी आया था। और कुछ इको सेंसिटिव जोन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, वो किससे आए थे? ईपीए से आए थे, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने पिछला भी आपको साथ साथ डिस्कस करवाया है, तो प्लीज, है ना, आपको हेल्प करेगा। एफआरआई देखो 50 बार पूछ चुके हैं ये लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका पैंडा होता है, ठीक है, जायंट पांडा, पांडा, ओके। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फिश कौन सी है? व्हेल शार्क, ठीक है। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? डिफोरेस्टेशन करवाया भी था मैंने आपको, ठीक है। और चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा जो थे लीडर थे उसके, ठीक है। और फिर चिपको मूवमेंट के चांदी प्रसाद भट्ट, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये देख लेना, टीक कहाँ पे होता है, ठीक है। तो टीक होता है डेसिडुअस में, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडुअस रेन थॉर्न, और ये गया थॉर्न कांटे वाला होता है, राजस्थान में होते हैं। रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट में, अंडरमैन में, तो ये गया। तो कहाँ पे होता है? मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। एक ही और देख लेते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार हमने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में देखा ही है, ठीक है। और क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक नो लार्ज लेवल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। एक मैं ये आपको क्वेश्चन जरूर दिखाना और समझाना चाहूंगी, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि लीफ मॉडिफिकेशन होते हैं कौन से इलाके में? डेजर्ट में, वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं? इसके लिए हम थोड़ा गूगल पे चलें। अच्छा, गूगल पे मुश्किल लग रहा है मुझे जाना, चलिए कोई ना, यहीं से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप में से कई लोगों ने सुना होगा एलोवेरा, स्नेक प्लांट, स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्पाइडर प्लांट, और कौन से कैक्टस हो गया, ठीक है। अब इनकी पत्तियों के बारे में सोचिए थोड़ा। कैक्टस की कैसे होती है? एकदम लाइक मान लो ये ऐसे है, यूं होता है ना कैक्टस, तो सॉर्ट ऑफ। एलोवेरा भी कैसा होता है? यूं यूं कांटे होते हैं, और फिर लंबा, फिर कांटे कांटे कांटे, और ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पाइडर प्लांट, सॉरी स्नेक प्लांट कैसे होते हैं? ऐसे लंबे लंबे होते हैं, सूखे डंडे से टाइप, ठीक है।
अब देखिए इन्होंने कहा है कि लीफ मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें वाटर होता है, उसके लॉस को रोकने के लिए उनकी लीफ कैसी कैसी होती है। क्या आपने हार्ड और वैक्सी लीफ देखी है? वैक्सी जैसे कि एलोवेरा की होती है, हार्ड होती है ना, और वैक्सी भी होती है टीनी छोटी छोटी, तो छोटी में आप कैक्टस को ले सकते हैं। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स में भी आप कैक्टस को ले सकते हैं कि पत्तियां होने की जगह कांटे कांटों से काम चल जाते हैं। अच्छा, एक इनकी और क्या खासियत है कि जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, इसको कई दिन तक पानी नहीं मिला तो क्या होता है ना, ये अच्छा मान लो ये यहाँ पे ये गमला है, गमले की शेप कैसी सी है, बट चलिए ठीक है, यही गमला है। तो चलते हैं, अब देखिए अब ये ऐसे है, तो ये मॉइस्चर को ढूंढता ढूंढता ना, मतलब ऐसे पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है रूट का। एक टाइम आता है जब रूट ही बाहर निकल के आ जाते हैं, मतलब समझ गया, तो इसका नेटवर्क इतनी जल्दी बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर की सर्च में ये निकल जाते हैं और फिर इनको भी नहीं पता लगता है कहाँ तक चले जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है कहाँ पे है ज़्यादा? एशिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का कौन सा ज़्यादा नहीं है, मेजर कॉज नहीं है। देखो नेचुरल हैबिटेट ही चला गया तो लॉस होगा। फायर, अगर मान लो फायर आ चुकी है, ठीक है, तो फायर आने की वजह से क्या होगा कि मेजर कॉज जो है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का वो होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में इलीगल कमर्शियल ट्रेड अगर हम कर रहे हैं, लाइक नो वाइल्ड लाइफ को सेल कर रहे हैं या उसका जो स्मगलिंग हो सकती है, ठीक है, वो चलता है, तो उसकी वजह से भी होगा। लेकिन पॉपुलेशन, मतलब देखो पॉपुलेशन की वजह से भी ऐसे हो सकता है कि एनिमल ह्यूमन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता है। ठीक है, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालना है, तो उसमें से फिर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज स्पेशलाइज्ड इन प्लांटेशन? तो वलपावी एक जगह है तमिलनाडु में, वो ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या है कि कोस्टल जो उड़ीसा है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये क्या मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया है? चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये क्या साइक्लोन है इधर, इधर के साइक्लोन है। फिर उसके बाद में ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉरी डिफोरेस्टेशन है मैंग्रोव्स का महानदी डेल्टा एरिया में। अब देखिए सबसे पहले कोस्टल प्रोन है ये वाला इलाका, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मैंग्रोव्स है ना, उनका क्या डिफोरेस्टेशन हो चुका है। अब देखिए ये दोनों ही बातें सही है और ये उसका क्या कारण भी बन जाता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मोनोकल्चर हमने कल भी डिस्कस किया था। मोनोकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है, जिसे हम यूरोपन कृषि बोलते हैं, वो कॉस्टली होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और आपका मशीन और लाइक नो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी हो जाता है कभी कभी। तो अब उसमें कहा गया कि जो मोनोकल्चर है वाइबल ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फ्रेश वाटर की पॉकेट्स है वहाँ पे, लेकिन मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन है। तो मैंग्रोव कहाँ मिलेंगे? सुंदरबंस, सिंपल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो मैंग्रोव्स है भितरकनिका, देखिए भितरकनिका सबसे पहले तो कहाँ है? ओडिशा में है। ये क्या कह रहा है? ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, भितरकनिका कहाँ है? ओडिशा में। और उसके बाद में सुबर्ण रेखा रिवर उसके वनसदरा के उसमें है, इलाके में, तो ये गलत है। ठीक है, वनसदरा ऊपर रह जाता है। पाखुई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और पाखुई को पक्के भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ओके, हाँ दे भी रखे। ठीक है, पाके। ये 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप, जो ये वाला क्वेश्चन है। मैंग्रोव्स जो होते हैं आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट, मतलब ये ऐसे है। और मैंग्रोव्स जो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और जो जैसे अपना ये सी कोस्ट होगी यहाँ पे है। चलिए मान लेते हैं, दे स्टेबलाइज द शोर लाइन और बुलवर्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय द सी। अब मान लीजिए यहाँ से कोई मान लेते हैं तूफान आया, ठीक है, तो ये क्या मैंग्रोव के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या बचाव कर लेते हैं, मतलब ये जैसे पेड़ हैं ऐसे, तो यहाँ से तूफान आता है ना, तो ये बचाव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही है, उसको जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक, खराई कैमल गुजरात के हैं और ये स्विम कर सकते हैं, ये मैंग्रोव पे भी
फीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। देखो कैमल है तो आप कैमल से भी सोच सकते थे कि राजस्थान के अंदर तो कैमल का डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है, तो इसको भी होता ही होगा। मतलब जब आपको नहीं पता है तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि होता होगा ना, मतलब ऐसा क्या है कि नहीं होता, ठीक है। रोडोडेंड्रोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो उत्तराखंड पीसीएस है बट वैसे यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ओ को सॉरी रोडोडेंड्रोन जो है ये कौन किस में मिलते हैं, ठीक है, तो टेम्परेट ठंडे इलाके में मिलते हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, स्टार मार्क है तो देख लेना। अब देखो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, यही वाला मैंने बोला था ना यूपीएससी में आया हुआ, ये देखिए ओक और रोडोडेंड्रोन, किसी ने पढ़ा होता तो वहीं से क्लियर हो जाता। सैंडलवुड कहाँ मिलता है, सैंडलवुड नीचे मिलता है, ठीक है। सैंडलवुड वो हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, वो चंदन की लकड़ी, ठीक है, सैंडलवुड, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर आप हिमालय पे हो, यानी अभी जो हमने बात की उत्तराखंड, तो वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। लिविंग ट्रीज जो जड़ें होती है ना, अगर आपने कभी नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया तो वहाँ पे क्या है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं मतलब वो इतनी गहरी इतनी डेंस हो जाती है कि उनका नेटवर्क बन जाता है, और वो बनने की वजह से कि वो ब्रिज में तब्दील हो जाता है, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, अब इनकी जड़ें लटक रही है या कोई भी ऐसे है, तो एक टाइम आता है जब ये दो जगहों को ऐसे लाइक नो ये इंटरवीन हो के, मतलब ये एक ब्रिज बन जाता है और इसके ऊपर से लिटरली आप ऐसे चल के जा सकते हैं, ठीक है। यूं ये ब्रिज बन जाता है और दो इलाकों को ऐसे कनेक्ट कर देता है और फिर आप यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो एक बार कि एक पर्टिकुलर रीजन है इंडिया में, तो वहाँ पे लोकल पीपल ट्रेन द रूट ऑफ इनटू द रोबस्ट ब्रिज, और जैसे जैसे समय बीतता चलता है वो जो लाइक नो रूट के ब्रिजेस है वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ऐसा कहाँ पे मेघालय में नोटिस किया गया, ठीक है। चलिए ओक रोडोडेंड्रॉन हमने देख ही लिया है, और ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं हम। देखिए FCA 1980 हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का क्या था, 1986। पहले अपने इतने से देखते आते हैं क्या, बी का क्या लगाया हमने 2, बी के 2 से ही आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और AR वाला है 81, AR 81, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, AIR 81 और वाटर 74। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, ये जो अपना वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी वाला है ना, क्रूएल्टी वाला, उससे बना, इससे नहीं बना, ये गलत हो जाएगा। एंटी CA जो स्टेट्यूट है, बिल्कुल सही बात है। और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो होता है इसका हेड होता है। NGRBA चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये सत्य है, तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्रूएल्टी से बना, इधर दे भी रखा होगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के स्टेट्यूटरी, स्टेट्यूटरी का मतलब होता है जो एक्ट से बनता है पार्लियामेंट के, ठीक है। तो सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, ठीक है। एंटी CA जो है मैंने बोला था इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। NGRBA जो है चेयर कौन कहता है, PM कहते हैं, ठीक है, बस दैट इज इट। चले ओके, सो ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड हियर एंड या आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। देखो चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन्ड वे में और थोड़ा सा जैसे क्या बोल सकते हैं ना कि उसको एक्सप्लेन थोड़ा डेप्थ में किया जाएगा ताकि आपके क्वेश्चंस नहीं मिस हो, ठीक है। एंड आई होप पेपर वाले दिन आपको यहाँ से बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपका इजीली, जो आपके MCQs है ना यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। और हमें उसी से मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि वी विल कंटिन्यू विद द session and I am having my coffee now, so I guess we can just adjourn the session here and we will meet in the next session। और आपका CD का टेस्ट है तो वो आप टेस्ट देते गए, प्लीज़ दीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, मेरे डिस्कशंस को आप नहीं मिस करें। और जब आप डिस्कशन को देख लेते हैं ना उसके नीचे #डन लिखें ताकि मुझे पता लगे कौन कौन बच्चे कितने सिंसियरिटी से उसे देखें, ठीक है। और MCQs के भी आंसर्स दो, मतलब ऐसे देखने से खाली कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो देखो भी मत, है ना। तो जब आप सेशन को देखते हैं तो थोड़ा सा उसे एक्टिव लर्निंग में लीजिए और प्लीज़ पढ़ते रहिए ऐसे ही, ठीक है। विल मीट सून विद यू एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द